प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम शुरुआत करेंगे बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अस्थिरता देखी जा रही है। शेख हसीना के जाते ही कट्टरपंथी और आतंकी संगठन एक्टिव हो गए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना कट्टरपंथियों और भारत विरोधी ताकतों पर लगाम लगाकर रखती थी, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद आतंकी संगठन अलकायदा ने बयान दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा दक्षिण एशियाई ब्रांच AQIS के चीफ ओसामा महमूद ने 12 पन्नों का संदेश दिया है। इसमें शेख हसीना सरकार गिराने की सराहना की गई है। इसके अलावा धार्मिक कार्यकर्ताओं से देश में इस्लामिक शासन स्थापित करने के प्रयासों में तेजी लाते हुए नई सरकार से बचने का आग्रह किया गया है। अलकायदा के संदेश से साफ है कि भारी ताकतें पूरी तरह से बांग्लादेश पर कंट्रोल करने में लगी हैं। आतंकी संगठनों के लिए सबसे अच्छा मौका है। बांग्लादेश में पहले से ही कई संगठन हैं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अलकायदा से जुड़े हैं। ऐसे में अलकायदा की ओर से इस्लामिक शासन को लाने की बात करना भारत के लिए टेंशन वाली बात है। बांग्लादेश में खालिदा जिया की BNP सत्ता में आ सकती है। जिया के शासन में बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें देखी गई थी। शेख हसीना भागकर भारत आई और BNP ने दिखाया कि वो इससे नाखुश है। बांग्लादेश में अशांति का समर्थन करने वाले असम का रिजवान उल्लाह मजहर भुइया को एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण गिरफ्तार किया गया है। इसके अलकायदा के संबंधों की जांच चल रही है। असम की पुलिस ने आरोपी को हालिया कांडी जिले के रंगपुर में उसके घर से गिरफ्तार किया। उसने कथित तौर पर बंगाली में किए अपने पोस्ट पर शांति फैलाने की भविष्यवाणी की थी। रिजवान का दावा है कि बांग्लादेश का प्रभाव जल्दी असम में देखा जाएगा। उसके इस पोस्ट ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। बांग्लादेश की नवगठित अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को बड़े देशों के साथ ढाका के संबंधों में संतुलन बनाए रखने का जुड़ा बयान दिया। विदेश मामलों के सलाहकार एवं पूर्व विदेश सचिव मोहम्मद तौहीद हुसैन ने संवाददाताओं से कहा है कि कानून एवं व्यवस्था बहाल करना इस समय अंतिम सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है तथा पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद अन्य कार्य भी हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश को सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने की जरूरत है। आइए अब हम बात करें मालदीव की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने शनिवार को कहा कि भारत हमेशा से करीबी सहयोगी और बहुमूल्य साझेदार रहा है। इतना ही नहीं, उनके देश को जब भी उसकी जरूरत पड़ी तब नई दिल्ली ने हर तरह की सहायता दी है। उन्होंने मालदीव में 28 द्वीप क्षेत्रों में जल आपूर्ति व सीवर सुविधाएं शुरू करने को लेकर राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारत सरकार ने भारतीय एक्सिम बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा के तहत इन परियोजनाओं का वित्त पोषण किया है। मुइज़्ज़ू ने कहा कि इन परियोजनाओं से महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, कुल मिलाकर देश की समृद्धि में योगदान होगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से ये परियोजनाएं महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं। समारोह के दौरान राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने एक बार फिर मालदीव और भारत के बीच ऐतिहासिक एवं निकट संबंधों को मजबूत बनाने की अपने प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा करीबी सहयोगी और बहुमूल्य साझेदार रहा है, तो जब भी मालदीव की जरूरत थी उसकी सहायता व मदद मुहैया कराई है। मुइज़्ज़ू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मालदीव को उदारतापूर्वक व निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और भारत के मित्रवत लोगों का आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह मुइज़्ज़ू से मुलाकात कर दोनों देशों की जनता और क्षेत्र के लाभ के लिए भारत मालदीव संबंधों को मजबूत बनाने की नई दिल्ली की प्रतिबद्धता दोहराई। जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को फिर से प्रगाढ़ बनाने के लिए मालदीव की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। पिछले साल चीन समर्थक मुइज़्ज़ू के पदभार ग्रहण करने के बाद ये भारत की ओर से मालदीव की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बैठक की तस्वीर साझा करते हुए एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू से मुलाकात कर गौरवान्वित महसूस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं पहुंचाई। हमारे लोगों और क्षेत्र के लाभ के लिए भारत मालदीव संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इससे पहले जून में मुइज़्ज़ू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की थी। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों में से एक है और पिछली सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा और सुरक्षा संबंध स्थापित हुए थे। ये हम बात करें कश्मीर की। अगर आप कश्मीर में प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपकी तलाश जल्द पूरी होने वाली है। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम NBCC श्रीनगर के पास एक नई टाउनशिप लाने की योजना बना रही है। अगले 2 वर्षों में इसमें लोगों को रेजिडेंशियल प्लॉट देने शुरू किए जाएंगे। सरकारी स्वामित्व वाली NBCC ने बताया कि वह अगले 5 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश से 406 एकड़ में ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करेगी। यह टाउनशिप लाल चौक से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर बनेगी। श्रीनगर टाउनशिप परियोजना में रेजिडेंशियल प्लॉट के अलावा लग्जरी विला, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल ऑफिस स्पेस, एक इंडोर स्पोर्ट्स सेंटर, आधुनिक सुविधाओं के साथ 200 कमरे वाला 5 स्टार रिजॉर्ट शामिल होगा।
एनबीसीसी ने इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए श्रीनगर विकास प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर साइन किया है। एनबीसीसी के अध्यक्ष केपी महादेव स्वामी ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए हम विस्तृत परियोजना तैयार करेंगे। कोई भी खरीद सकता है प्लॉट। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में एनबीसीसी भूमि की प्लॉटिंग पूरी करेगी, जिसके बाद इन्हें बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। एक सूत्र ने बताया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ प्लॉट खरीद सकता है, क्योंकि इसे आत्मनिर्भर मोड पर विकसित किया जा रहा है। इसलिए प्लॉट की बिक्री से होने वाली इनकम का इस्तेमाल ब्रांडिंग और विकास कार्यों को शुरू करने के लिए किया जाएगा। इसके बाद कमर्शियल एरिया, अपार्टमेंट, किफ़ायती आवास परियोजनाओं को चरणबद्ध शुरू किया जाएगा, जिससे मूल्य निर्धारण में मदद मिलेगी। कमर्शियल एरिया को पट्टे पर दिया जाएगा। इस नई टाउनशिप में कुछ जगह ग्रीनरी के लिए भी छोड़ी जाएगी। नई टाउनशिप क्षेत्र का लगभग 55% क्षेत्र आवासीय उद्देश्यों के लिए होगा, वहीं 12% कमर्शियल इस्तेमाल के लिए और 10% ग्रीनरी के लिए आवंटित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 15% हिस्सा रेजिडेंशियल कंपोनेंट के लिए होगा। यहाँ 3200 किफ़ायती घर बनाए जाएंगे। एनबीसीसी ने बताया कि टाउनशिप में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। एनबीसीसी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के बनने से श्रीनगर में न केवल नए आवासीय अवसर पैदा होंगे, बल्कि निवेश भी आएगा। इससे इस क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत प्लाट खरीदने के बारे में एनबीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी जाएगी। चूँकि अभी यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, इसलिए अभी इसे खरीदने का कोई लिंक मौजूद नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए एनबीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट nbccindia.in पर जाएं। बता दें कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से पहले केवल वहाँ के लोग ही ज़मीन को खरीद सकते थे। अब कोई भी व्यक्ति और संस्था यहाँ ज़मीन को खरीद सकता है। ये फिर से हम बांग्लादेश के बारे में बात करें। बांग्लादेश में उथल पुथल का दौर लगातार जारी है। शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद लगातार शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को हटाया जा रहा है या उनके इस्तीफे हो रहे हैं। बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकदार ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब्दुल रऊफ तालुकदार के इस्तीफे की जानकारी केंद्रीय बैंक मुख्यालय पर हमले और विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है। बताया गया कि सोमवार से ही रऊफ दफ्तर नहीं आ रहे थे और शुक्रवार को उन्होंने वित्तीय संस्थान प्रभाग के सचिव को अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ा है। हालांकि उनसे किसी का कोई संपर्क नहीं हो सका है। तालुकदार का जाना आवामी लीग की नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के बाद सरकारी और अर्ध स्वायत्त संस्थानों में लगी इस्तीफों की झड़ी का एक हिस्सा है। रऊफ के अलावा 7 अगस्त को 4 डिप्टी गवर्नर भी इस्तीफा दे चुके हैं। रऊफ ने जुलाई 2022 में बांग्लादेश बैंक के गवर्नर का पद संभाला था। बांग्लादेश के 12वें गवर्नर बनने से पहले वह वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव थे। शेख हसीना के करीबी माने जाने रऊफ का पद जाना आवामी लीग की सरकार गिरने के बाद तय माना जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्तीफे की खबर पर प्रतिक्रिया के लिए जब रऊफ तालुकदार से संपर्क किया गया तो उनका मोबाइल फ़ोन बंद मिला। नवनियुक्त वित्त सलाहकार को सलाउद्दीन अहमद को भी इस संबंध में जानकारी नहीं है। 5 अगस्त को शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से अब्दुल रऊफ तालुकदार बांग्लादेश बैंक के अपने ऑफिस नहीं गए और अपने आवास पर भी नहीं है। बांग्लादेश बैंक के प्रवक्ता मजबूल हक ने कहा है कि उनको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने भी शनिवार को अपना पद छोड़ देने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने विरोध प्रदर्शन और छात्रों से अल्टीमेटम मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा का ऐलान किया है। बांग्लादेश में अंतिम सरकार के गठन के बाद छात्र संगठन और प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में सामने इकट्ठा होकर मुख्य न्यायाधीश उबैदुल हसन को इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद हसन ने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के हालात पर एक्सपर्ट से चेतावनी दी है कि चीन का $26 बिलियन कर्ज देश की नैया डुबा रहा। सीपीईसी प्रोजेक्ट इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को काफ़ी हद तक सीपीईसी ने कंगाल कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के जुलाई में पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच $7 बिलियन के नए बेल आउट पैकेज की डील हुई है। इसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने चीन के साथ अरबों डॉलर के कर्ज लौटाने से जुड़ी बातचीत शुरू कर दी है। बैठक में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण चीन को ऊर्जा क्षेत्र के ऋण में कम से कम $16 बिलियन की देरी के साथ साथ $4 बिलियन के लिए अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। पिछले सप्ताह पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब चीन गए थे। यहाँ उन्होंने अरबों डॉलर के पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारे के तहत चीनी कंपनियों की ओर से बनाए गए 9 पावर प्लांट्स के लिए कर्जे की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। चीन और पाकिस्तान के बीच 2015 में सीपैक का समझौता हुआ था। तब से यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सबसे बड़े घटकों में से एक बन गया है। चीन ने पाकिस्तान में बुनियादी ढांचों के लिए अरबों डॉलर पानी की तरफ बहाए हैं। सीपैक प्रोजेक्ट का मूल्य $65 अरब है। इसका लक्ष्य पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से चीन को सीधे जोड़ना है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए पावर प्लांट पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गए हैं। DW की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी निवेश के विशेषज्ञ अजीम खालिद ने कहा कि सरकारी कंट्रोल वाले पावर प्लांट बनाने की जगह पाकिस्तान ने चीनी कंपनियों को स्वतंत्र रूप से पावर प्लांट बनाने की इजाज़त दी, लेकिन ऐसी डील की गई कि बिना बिजली इस्तेमाल किए आज आबादी को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि उन्होंने चीनी सरकार को एक पत्र लिखकर
ऋण रीप्रोफाइलिंग यानी पुनर्भुगतान का अनुरोध किया है। रीप्रोफाइलिंग ऋण रीस्ट्रक्चरिंग से अलग है। इसमें कर्ज की रकम में कटौती नहीं होती, बल्कि इसके भुगतान की तारीख बढ़ा दी जाती है। पाकिस्तान पर लगातार इस बात का दबाव है कि वो पावर कंपनियां कि मुख्य रूप से चीनी कंपनियों के साथ महंगे समझौते पर फिर से बातचीत करें। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान पर $26.6 बिलियन का चीनी कर्ज है, तो दुनिया के किसी भी अन्य देश से ज़्यादा है। इस्लामाबाद के अर्थशास्त्री साफिया आफ्ताब का कहना है कि चीनी ऋण पर ब्याज दरें लगभग 3.7% हैं, जो रियायती नहीं कही जा सकती। उन्होंने कहा कि कर्जे बुनियादी ढांचे के लिए दिए गए हैं, जो सैद्धांतिक रूप से रिटर्न देना शुरू कर देगा, लेकिन सरकार समय के हिसाब से प्रगति नहीं कर पा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि सीपेक ऋण शुरू में अंतर्राष्ट्रीय ऋण के सबसे सस्ते विकल्प के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन बाद में समझ आया कि उन्हें चुकाना उम्मीद से कई ज़्यादा महंगा है। खालिद ने कहा कि डील चीन को फ़ायदा देने वाला है और इसे लेकर खराब तरीके से बातचीत की गई, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना को लेकर बड़े बड़े वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। CBEC को पाकिस्तान की और क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर करके तत्कालीन योजना मंत्री और उनकी टीम ने जनता और मीडिया को गुमराह किया था। उन्होंने कहा कि चीन का कर्ज बहुत बड़ा है और उसकी तारीखों को बढ़ाते रहना एक अस्थायी विकल्प है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।